हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। ये चीज़ सभी लोगों के लिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लाइफ के आप किसी भी फेज में हैं, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर आप ये सोच के बैठे हो ना, यार मैं उस टाइम पे तुम मुझे देखते, मैं सुबह 4 बजे उठ के ऐसे ऐसे करता था, फला फला चीज़ करता था, तो मुझे उस टाइम पे देखते, मैं उस टाइम पे ऐसा था। अगर आप ये चीज़ आज भी लेके बैठे हुए हो ना, तो आपका इससे अच्छा भविष्य नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो उस टाइम पे चीज़ करी ना, जो आप बता रहे हो कि मैं तुम मुझे उस टाइम पे देखते, मैं ऐसे करता था, उस चीज़ के बेसिस पर आप आज जहाँ पे स्टैंड करते वहां तक पहुंच गए। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप जो पहले करते थे कंटिन्यू करो, लेकिन अगर आप आज जिस मुकाम पे पहुंचे हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको जो आपने पहले चीज़ें करी उसमें बदलाव सुधार लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और सबसे दूसरी चीज़ कि भाई आपको उस चीज़ को लेके नहीं बैठना कि मैं उस टाइम पे ऐसे करता था, अब मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे नहीं। जो आप उस टाइम पे करते थे, अगर वो आपके भविष्य को सुधारने में काम आएगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। बोलो नहीं कि मैं ऐसे करता था, इम्प्लीमेंट करो उस चीज को। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। जो एडिटोरियल वाला पार्ट है ना, बच्चे कई कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी कंटिन्यू करो, तो ऐसा है कि एसएससी का भी एग्जाम आने में टाइम है, और एडिटोरियल बेसिकली आपको भी एडिटोरियल समझना है, तो एडिटोरियल जो पार्ट है वो दोनों में ही सेम रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि बैंकिंग में जो एडिटोरियल के जो क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें ऑप्शंस ए बी सी देने के 1 2 3 ऑप्शंस देने के बाद में एबीसी फॉर्म में ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, इस तरीके से दिया होता है। बट आप आंसर तो अपना चेक कर ही सकते हो ना कि हाँ ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हुआ या ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो एडिटोरियल आप दोनों में सेम समझ सकते हो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया केम अप शॉर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स। बोल रहे हैं इंडिया थोड़ा सा अपर्याप्त रहा, कहीं सक्सीड नहीं कर पाया। ठीक है, केम अप शॉर्ट मतलब कि अपर्याप्त रहा या सक्सीड नहीं कर पाया, किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। हालांकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, वो सबसे फेवरेट्स थे, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ये वर्ल्ड कप तो इंडिया का ही है। ठीक है, 2 decades apart, 2 दशक हो चुके हैं, इंडिया अगेन रैन इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। बोल रहे हैं 2 दशक बाद, 2 दशक मतलब दशक होता है 10 10 ईयर्स का। ठीक है, 10 ईयर्स, तो दो मतलब 20 साल बाद। बोल रहे हैं 20 साल, लगभग 20 साल बाद इंडिया फिर से फाइनल्स, वर्ल्ड कप के फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने था, एंड द रिजल्ट वॉज सेम, और रिजल्ट भी सेम ही रहा। इन द 2003 editions climax at Johannesburg, रिकी पॉन्टिंग्स मेन वर एन ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन। बोल रहे हैं जब अगर हम बात करें 2003 वाला जो एडिशन था वर्ल्ड कप का, उसमें जो एंड था यानी कि फाइनल मैच था, उस कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन कौन थे? रिकी पॉन्टिंग। तो वो बहुत ही बड़ी ऑपोजिशन थी। मैंने बोला ना, हमने एक बार पहले भी मैच डिस्कस करा था कि ऑस्ट्रेलिया एक इतनी दिग्गज टीम हुआ करती थी कि किसी वर्ल्ड कप में वो जाएगी तो यही माना जाता था कि वही जीतेगी। पर इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने एज फेवरेट शुरुआत नहीं करी थी, एज एन अंडरडॉग शुरुआत करी थी, बिकॉज नए प्लेयर्स थे सारे। तो बोल रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग की जो टीम है वो बहुत ही उस टाइम पे ओवरवेलमिंग, यानी कि बहुत ही बड़ा, अनस्टॉपेबल, पावरफुल एक टीम थी, ऑपोजिशन थी। द लेटेस्ट समिट क्लैश एट अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। समिट क्लैश मतलब फाइनल मुकाबला जो था, फाइनल जो मैच हुआ, बोल रहे जो लेटेस्ट फाइनल मैच हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, प्रूव नो डिफरेंट एज Pat Cummins and his men remained equally indomitable। क्योंकि पैट क्यूमिन क्या है? उनकी टीम के कैप्टन है, एंड हिज मैन मतलब उनकी पूरी टीम, वो इक्वली इनडोमिटेबल रहे। इक्वली इनडोमिटेबल मतलब कि इनको कोई कॉन्कर नहीं कर पाए, इनको कोई डिफीट नहीं कर पाए, ऐसे रहे।
इन बोथ, पर ये सिर्फ फाइनल मुकाबले की बात है, आपको पता है ना शुरुआती कुछ मैचेस वो हारे भी हैं। इन बोथ चैंपियनशिप्स द फोर्स सीम टू बी विद इंडिया अंटिल द फाइनल हर्डल। बोल रहे हैं दो, चाहे मुकाबला 2003 का हो चाहे मुकाबला 2023 का हो, ठीक है, दोनों ही मैचेस में, दोनों ही मुकाबलों में इंडिया जो है वो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि प्रबल दावेदार है, प्रमुख दावेदार है, ठीक है, जब तक कि अंतिम मुकाबला खत्म नहीं हुआ था, फाइनल हर्डल उनके सामने, हर्डल होता है एक रुकावट, फाइनल चुनौती उनके सामने नहीं आई थी, तब तक वो ही फेवरेट्स माने जा रहे थे, वो ही इस ट्रॉफी के हकदार माने जा रहे थे। सौरव गांगुली then and Rohit Sharma now are the anguished captains। उस समय पे सौरव गांगुली थे और इस टीम के कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है। ये दोनों ही दुखी कैप्टन्स रहे, क्योंकि 2003 में हारे तो वो दुखी हुए और इस टाइम पे ये हारे तो रोहित शर्मा दुखी हुए। The men in blue were in terrific form all through this World Cup। बोल रहे हैं men in blue किसको बोला जाता है, इंडियन टीम को बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी जर्सी का कलर है ब्लू, ठीक है, तो men in blue यानी कि इंडियन टीम पूरी की पूरी वर इन टेरिफिक फॉर्म, बहुत ही उम्दा फॉर्म में थे, बहुत ही शानदार फॉर्म में थे सारे के सारे, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। द बैटर्स एंड बॉलर्स हैड दिस ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। इनकी ऐसी छवि बन गई थी ना, बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, इनकी ऐसी छवि बन गई थी कि इनको तो कोई हरा नहीं सकता, इनको तो कोई डिफीट नहीं कर सकता, इन पे तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, इतनी बढ़िया टीम है। 10 matches were won in on the trot। on the trot मतलब होता है लगातार, पूरे 10 मैचेस हमने लगातार जीते हैं। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया was vanquished in the early part of the campaign। और जब ये मैचेस की शुरुआत हुई तो लीग स्टेजेस के मैचेस होते हैं, उस दौरान पे हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुके हैं। To defeat all rivals in a round robin league phase reflected India's consistency, but as बोल रहे हैं कि हमने लीग फेजेस में, राउंड रॉबिन एक तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जैसे 10 टीम्स हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाला हुआ, ठीक है। अब हमने ग्रुप ए बनाना है तो ए में पहले एक टॉप की टीम होगी, एक मिडिल की टीम होगी, एक बॉटम की टीम होगी, ठीक है, ये ए ग्रुप में डल गए। उसके बाद में जब बी ग्रुप बनाना तो उसके इसके सेकंड जो टॉप की टीम होगी, फिर सेकंड जो मिडिल की टीम होगी और सेकंड जो सेकंड लास्ट की टीम होगी वो बी ग्रुप में डल गए। ऐसा कुछ इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं राउंड रॉबिन की जो लीग फेज थी, राउंड रॉबिन मतलब वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये लीग फेसेस के मैचेस टीम्स डिसाइड की गई थी। तो बोल रहे हैं कि हमने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को राउंड रॉबिन लीग फेजेस के मैचेस के दौरान में हराया है। और इससे पता चलता है कि इंडिया की कंसिस्टेंसी, कि इंडिया कितनी अच्छी फॉर्म में है और निरंतर जीत रही है। ऐसा नहीं कि तुक्का लग गया, ऐसा नहीं है कि उस दिन किस्मत अच्छी थी या किसी चीज ने साथ दे दिया, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट एज ऑस्ट्रेलिया शोड येट अगेन, फाइनल्स ऑफ मल्टी टीम आईसीसी इवेंट्स थ्रो अप यूनिक चैलेंजेस। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने ये बात दोबारा दर्शा दी, दोबारा साबित कर दी कि मल्टी टीम, बहुत सारी टीम्स वाला जो आईसीसी इवेंट होता है, इसमें फाइनल्स में कुछ भी नया चैलेंज आ सकता है, ठीक है। कोई भी नया आपके सामने ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसा चैलेंज आ जाएगा जो अभी तक आपने फेस नहीं किया। द मेन फ्रॉम डाउन अंडर हैव नाउ वन 6 वर्ल्ड कप्स एंड क्यूमन्स। दूसरी चीज, ये सबसे डाउन अंडर का मतलब ये भी है कि ये जो हमारा ग्लोब है उसमें ये जैसे एशिया है, यूरेशिया है, ये साउथ अफ्रीका है और सॉरी अफ्रीका है, फिर इधर बाकी कुछ देश है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कॉर्नर में, सबसे नीचे का, सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है धरती का, जिसके बाद से नीचे साउथ पोल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे डाउन अंडर मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का बोल जाता है फ्रॉम मेन डाउन अंडर वाली कंट्री, यानी कि सबसे नीचे, ग्लोब के अंदर सबसे नीचे वाली कंट्री। हैव नाउ वन, इन्होंने अब 6 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। एंड क्यूमिन्स देयर करंट स्किपर हैज ग्रोन इन स्टैचर। बोल रहे हैं और क्यूमिन जो उनका करंट स्किपर मतलब कैप्टन, उनका जो करंट कप्तान है, उनका स्टेटस, उनका स्टैचर भी अब, जो उनकी छवि जो है वो भी बढ़ चुकी है।
Sunday's final on a sluggish pitch with dry spots affected India's free-flowing batters. पूरे संडे का जो फाइनल मुकाबला था एक सुस्त सी, स्लगिश मतलब सुस्त पिच पर जिसमें बहुत सारे ड्राई पैचेस थे, इसने इंडिया के जो बैटर्स थे जो कि अभी तक फ्री फ्लोइंग चल रहे थे उनको दुष्प्रभाव डाला. Even if Rohit, Virat Kohli and KL Rahul scored, the others found their timings going awry. बोल रहे हैं कि अगर हालांकि रोहित, विराट कोहली और केएल राहुल ने अच्छा स्कोर बनाया, उन्होंने अच्छे रन बनाए, पर फिर भी जो बाकी टीम है उनकी टाइमिंग गोइंग और मतलब खराब हो गई, टाइमिंग गलत हो जाना. उन्होंने जो शॉट खेला वो गलत टाइमिंग पे खेला, गलत लेंथ पे खेला, लाइन पे गलत खेला. ठीक है. A total of 20-40 was not enough to test the Australians later at night, especially with the dew kicking in. आप में से कितने लोग हैं जिनको स्कोर देखते ही समझ में आ गया था कि इंडिया ये मैच शायद नहीं जीत पाएगा? ज्यादा चांसेस है कि नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज रात को एक ड्यू फैक्टर काम करता है. हालांकि एक नए तरीके का केमिकल जो है वो स्प्रे किया जा रहा था जिससे बोल रहे थे कि ड्यू का इफेक्ट कम होगा, बट नहीं होगा. बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा. तो बोल रहे हैं कि एक 240 रन का टोटल इंडिया ने उनके सामने रखा, जो कि ना काफी था ऑस्ट्रेलियन टीम को बाद के सेकेंड हाफ में जो सेकेंड इनिंग्स खेलनी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, उसमें उनको टेस्ट करने का, उनको रोक पाने के लिए बहुत कम और बहुत नाकाफी टारगेट था. खास तौर पे नाइट में जब ड्यू एक बहुत अहम फैक्टर होता है, ड्यू आ जाती है जिस टाइम पे उसका प्रभाव आता है. रिड्यूसिंग ऑस्ट्रेलिया टू 47 for 3. फिर जब शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग की तो हमने उस टाइम पे उनको 47 पे 3 विकेट झटक लिए थे. ठीक है, तो ये काफी अच्छी शुरुआत थी. इंडिया हैड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास में, एक अच्छा विंडो था. बट ट्रेविस हेड शट दैट डोर. उनके पास में एक रास्ता था, वो उस रास्ते पे चल के आगे जीत सकते थे, लेकिन ट्रेविस हेड उनके एक बैट्समैन है, उन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया. विद वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल्स. जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में बहुत ही शानदार एक सेंचुरी मारी, तब उन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया, हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों पे पानी फेर दिया. द साउथ पॉज 137 will be spoken about for long. अब साउथ पॉज मतलब होता है वो व्यक्ति जो लेफ्ट हैंडेड हो. तो ये शायद जो ट्रेविस हेड है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे. उन्होंने जो 137 रन बनाए वर्ल्ड कप फाइनल में, इनके बारे में बहुत लंबे समय तक अब चर्चा होने वाली है. बट perhaps the game's turning point was when he took a diving catch to end Rohit's belligerent knock. बोल रहे हैं लेकिन शायद मैच का टर्निंग पॉइंट उस समय था जब इन्होंने एक शानदार कैच, डाइव मार के एक कैच पकड़ा. किसका? रोहित शर्मा का, जो कि बहुत ही आक्रामक थे. बेलिजरेंट मतलब कि आक्रामक. उनको बहुत ही आक्रामक रूप से उस टाइम पे वो उनकी इनिंग चल रही थी. नॉक मतलब इनिंग उनकी चल रही थी, उनके जो बैटिंग है वो अच्छी चल रही थी, आक्रामक थी. उस टाइम पे उन्होंने रोहित का विकेट चटका. इंडिया फ्रोज. उस टाइम पे इंडिया स्तब्ध रह गया. Australia's great win leaned heavily on its incredible fielding. तो ऑस्ट्रेलिया की जो इतनी बड़ी विक्ट्री है वो एक अंडरडॉग टीम से टॉप स्कोरर बन के निकली, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर गई. तो बोल रहे हैं इनकी जो इतनी बड़ी जो विक्ट्री है वो ज्यादा, उसका प्रमुख कारण है ऑस्ट्रेलिया की नायाब और बहुत ही उम्दा फील्डिंग. उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी करी. When Alan Border lifted the World Cup at Kolkata's Eden Gardens in 1987, बोल रहे हैं कि जब एलन बॉर्डर ने वर्ल्ड कप उठाया था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 1987 में, it signaled a new phase of Australian dominance. उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया भर में, उसका जो प्रभुत्व है, उसका एक नई शुरुआत हुई थी, नया एरा, नया फेज उसकी शुरुआत हुई थी. विद क्यूमिंस डूइंग द सेम, इट जस्ट reiterated his nation's leading position in cricket. अब क्योंकि क्यूमिंस ने सेम चीज करी है तो इसने केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया कंट्री का दोबारा से इतिहास दोहरा दिया है, दोबारा से उनका जो पोजीशन है क्रिकेट में उसको स्थायी कर दिया है.
Meanwhile, Kohli found no consolation in winning the player of the tournament. अब वही विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी दी गई, पर उनको उससे कोई सांत्वना नहीं मिली, उनको उसमें कोई खुशी ज्यादा जाहिर नहीं हुई. Award and coach Rahul Dravid spoke about emotions running high in the Indian dressing room. और जो राहुल द्रविड़ हैं जो कि कोच रहे इस टीम के, उन्होंने इस टीम में जो बहुत भारी इमोशंस चल रहे हैं, बहुत भारी जो इन लोगों को असुविधा, आपने देखा होगा मोहम्मद शमी तो फील्ड पे रोने भी लग गए थे, तो ये जो इमोशंस टीम के अंदर जा रहे थे उनको उनने एक्सप्रेस करा. Playing that 2003 final and having now observed how his words ran into Aussies all over again, Dravid was full of empathy. अब क्योंकि 2003 का फाइनल जो खेला गया था उसमें द्रविड़ उस टीम का पार्ट थे, और अब वो इस टीम के 2023 वाला जो मैच है उस टीम के कोच रहे, तो उनको पता है कि उनकी टीम ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का मुकाबला करा और किस तरीके से वो विफल हुए. इसलिए वो पूरा एम्पैथी यानी कि सहानुभूति के साथ में उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई करी. दिस वर्ल्ड कप कुड बी, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक लीडर जो होता है, ये चीज एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कही थी. आप लोग भी लाइफ में अपने मुकाम कहीं पे भी कभी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचे जब आपको किसी टीम को लीड करने का मौका मिले, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि एक लीडर जो होता है उसका काम होता है अपनी टीम को ना संभालना. ये नहीं कि जब जीत जाए टीम तब तो सबसे आगे आप फॉर फ्रंट पे हो जाओ कि हाँ जी मेरी वजह से जीती है, और जब टीम हार जाए तब आप पीछे निकल जाओ और ये बोलो कि लो जी इनसे बात करो. यही चीज सेम एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई ने कह रही थी जब कुछ स्पेस मिशन कोई फेल हुए, तो उन्होंने क्या किया कि खुद सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, सब कुछ किया, और जब वो स्पेस मिशन कामयाब हुआ तब उन्होंने बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट टू यू माय टीम दैट हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू देम. ठीक है, तो ये होता है एक टीम लीडर का स्पिरिट. सेम चीज राहुल द्रविड़ ने दिखाई, जब तक टीम जीत रही थी वो पीछे रहे, और आज जब टीम हारी तो खुद सामने होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब दिया, सारी बातें जवाबदेही रखी अपनी. ठीक है, दिस वर्ल्ड कप कुड बी द लास्ट फॉर अ गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन स्टार्स एज रोहित, कोहली, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन एंड अ फ्यू अदर्स. पूरे ये वर्ल्ड कप पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जो एक गोल्डन जनरेशन, एक सुनहरा दौर वाली जो जनरेशन है इंडिया की, उनके कई स्टार प्लेयर के लिए लास्ट हो. जैसे कि रोहित हो सकता है उनके लिए लास्ट वर्ल्ड कप हो, कोहली के लिए, रविंद्र जडेजा के लिए, आर अश्विन के लिए और कुछ और प्लेयर्स के लिए हो सकता है लास्ट हो, are unlikely to be around for the 2027 edition at South Africa. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई प्लेयर्स जो हैं वो 2027 का जो फाइनल मैच 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नेमीबिया में, इस एडिशन में ये हिस्सा नहीं होंगे इस एडिशन का. राइट, एक रिटायरमेंट की पर्टिकुलर लिमिट होती है. अब इन लोगों के पता नहीं ये लोग खेलना चाहेंगे, आगे नहीं खेलना चाहेंगे, कब रिटायरमेंट लेना चाहेंगे. इंडियाज ICC title drought since 2013 continues, but there was no shame in the latest defeat as the better team won. बोल रहे हैं 2013 से इंडिया के ICC ट्रॉफी में एक सूखा पड़ा हुआ है, इंडिया ने नहीं जीता वर्ल्ड कप, लेकिन जो फाइनल उनकी हार हुई इस बार 2023 में, जो फाइनल मुकाबले में उनकी हार हुई, वो कोई शर्म की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत नायाब गेम खेला. पूरी सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, टॉप नॉच उन्होंने परफॉर्म करा. यहाँ पे भी उन्होंने कोशिश अच्छी करी, बट हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन प्लेयर्स ने खराब खेला. हम ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेहतर प्रदर्शन करा. ठीक है, तो बेटर टीम जीती. राइट, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट ऑस्ट्रेलियाज परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप फाइनल्स अगेंस्ट इंडिया. बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप फाइनल्स में इंडिया के अगेंस्ट में, उसके बारे में हम क्या चीज यहाँ पे कह सकते हैं जो कि एकदम करेक्ट है. ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट्स अ हाई लेवल ऑफ प्ले इन वर्ल्ड कप फाइनल्स. कि वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में उन्होंने कंसिस्टेंटली, क्योंकि पहले बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी, फील्डिंग बहुत अच्छी करी, उसके बाद में बैटिंग भी अच्छी करी. ठीक है, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली हाई लेवल प्ले दिखाया. सो फर्स्ट करेक्ट है.
ऑस्ट्रेलियाज एक्सपीरियंस इन फाइनल्स गिव्स देम एन एडवांटेज ओवर इंडिया, कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने फाइनल मुकाबले खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको फाइनल्स खेलने का, तो इसलिए उनके पास में एक एडवांटेज था। करेक्ट है ये चीज भी। The Australian team adapts well to different playing conditions. अब ऑस्ट्रेलियन टीम, ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन मैदान है वहीं पे अच्छा खेलेंगे, वो बाहर भी दूसरे स्टेजेस पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरी कंट्रीज में मुकाबले होते हैं तो वो फील्ड को अडाप्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि सेकेंड हाफ में ड्यू थी, बैट्समैन के लिए भी प्रॉब्लम थी, बॉलर्स के लिए भी प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने अच्छे से अडाप्ट करा। सो थर्ड पार्ट भी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया अडेप्ट करना मतलब ढल जाना, दूसरी चीज के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। ऑस्ट्रेलिया सक्सेस इज मेनली ड्यू टू इंडिविजुअल प्लेयर्स परफॉर्मेंस, कि एक एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया टीम की सक्सेस निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। जब टीम बात कर रहे हैं ना, तो टीम में हमेशा टीम ही खेलती है। अच्छा परफॉर्म करेंगे तब भी, खराब परफॉर्म करेंगे तब भी। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजी इन फाइनल सीम्स टू काउंटर इंडिया इफेक्टिवली, बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी थी फाइनल मुकाबले में, वो ऐसा लगा कि इंडिया को अच्छे तरीके से काउंटर कर पाई, टैकल कर पाई। तो ये भी करेक्ट नहीं है, स्ट्रैटेजी का काम नहीं करा, और भी बहुत सारी चीजों ने उसमें सहयोग दिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3. Option A is correct. Which of the following statements is true based on the passage? India defeated Australia in the early part of the World Cup campaign. Correct है ये, शुरुआती मैच में लीग फेजेस में हरा चुके हैं। India had a 10-match winning streak in this World Cup. ये भी correct है। The final match was played on a pitch favorable to fast bowlers. ये जो final match खेला गया वो ऐसी पिच पे खेला गया जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी, फास्ट बॉलर के लिए अच्छी थी। करेक्ट है। ड्यू इन द इवनिंग अफेक्टेड ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। अफेक्टेड मतलब दुष्प्रभाव डालना, तो वुडन ड्यू ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर दुष्प्रभाव डाला। इनकरेक्ट है, बॉलर्स के लिए परेशानी बन गई। रोहित शर्मा एंड सौरव गांगुली शोड रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स। तो सौरव गांगुली इस टीम का हिस्सा ही नहीं थे। ठीक है, तो इस टीम के मैच के ऊपर हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, इनकरेक्ट हो गया। तो अगेन 1, 2, 3 करेक्ट है। 1, 2, 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which player's performance was critical turning point in the World Cup final described in the passage? तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कौन सा प्लेयर था जिन्होंने इस पूरे मुकाबले को पलट के रख दिया? वो थे ट्रेविस हेड, क्योंकि सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट बताया गया जब उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट झटक लिया। ठीक है, उनने रोहित शर्मा का कैच ले लिया, पकड़ लिया, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट हो गया जब उनने 137 रन की एक बहुत ही उम्दा सेंचुरी मारी। ठीक है, सो ऑप्शन C, Travis Head is correct. In the context of passage, what is a synonym for the word belligerent? Belligerent मतलब होता है बहुत ही आक्रामक, एग्रेसिव, जो कि रोहित शर्मा की बैटिंग के लिए यूज किया गया ना, रोहित belligerent knock। ठीक है, सो डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब बचाव करके खेलना, एग्रेसिव मतलब आक्रामक होके खेलना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉशियस मतलब कि सावधानी पूर्वक। अनइंटरेस्टेड मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जो बना रहा है तुम बनाते रहो, मुझे परवाह नहीं है। पैसिव, पैसिव मतलब कि सेकेंडरी रख के, ठीक है, फर्स्ट फॉर फ्रंट पे नहीं खेल रहे, सेकेंडरी। आप जैसे एक बैट्समैन होता है, वो एग्रेसिव खेल रहा है तो उसको दूसरे छोर पे एक बैट्समैन चाहिए ना जो संभल के खेले, टिक के खेले, तो वो पैसिव प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एग्रेसिव इसका। What is the tone of the passage? ऑप्टिमिस्टिक है पैसेज की टोन, नॉस्टैल्जिक है, एनालिटिकल है, या पेसिमिस्टिक है? तो पैसेज की टोन एनालिटिकल है, क्योंकि उनने पूरे मुकाबले की परफॉर्मेंस कैसी रही, पूरे टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या चीज बेहतर रही, क्या चीज खराब रही, किस चीज ने किस चीज को सरपास कर दिया, या ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग ने इंडिया की जो बाकी जितनी अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस थी उसको सरपास कर दिया। तो एनालिटिकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइब्रेरी सिंबलाइज द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। ये कहना है द्रौपदी मुर्मू का, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, कि लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज क्या होती हैं? वो जगह जहाँ पे लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों का संग्रह गृह जो होता है, कि वो सिंबलाइज करते हैं कि एक सिविलाइजेशन कितना प्रोग्रेस कर रहा है। एवरी ईयर नेशनल लाइब्रेरियंस डे इज सेलिब्रेटेड डैश। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? डैश।
हर साल नेशनल लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है डैश द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्मश्री डॉक्टर SR रंगनाथन। बोल रहे हैं कि क्या करने के लिए, बेसिकली कमेमोरेट होता है, कमेमोरेट का मतलब होता है मनाने के लिए, ठीक है, कोई विशेष दिन हो तो उनको याद करने के लिए, मनाने के लिए, कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए किनका, पद्म श्री से नवाजे गए डॉक्टर SR रंगनाथन का। आप में से कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, राइट। द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, जिनको कि हिंदुस्तान में लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है। He was the dash of library science in India who developed the systematic classification of book. वो हिंदुस्तान में लाइब्रेरी साइंस की टेक्निक को डेवलप करने वाले या इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, अब हमने देखा है ना कि हम कभी भी लाइब्रेरी में जाएं तो बुक्स एक बड़े सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्लासिफाई की जाती हैं। ज्योग्राफी की बुक्स एक साइड पे होती हैं, हिस्ट्री की एक साइड पे होती है। ऐसा नहीं होगा, बच्चे कर दे तो अलग बात है, पर वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री की बुक आपको साइंस के सेक्शन में जाके मिलेगी, राइट। तो आपको अगर साइंस की बुक पढ़नी है तो आपको पता है कि आपको किस साइड में लाइब्रेरी की कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो उन्होंने ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो है बुक्स का, उसका सिस्टम डेवलप किया था। द कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसको बोला जाता है द कॉलन क्लासिफिकेशन, एंड ऑल्सो डैश द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और उन्होंने गढ़े थे शायद क्या, कि 5 नियम बताए थे लाइब्रेरी साइंस के, 5 लॉज बनाए थे उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के। द 5 लॉज ही डेवलप्ड, जो 5 लॉज उन्होंने बनाए थे, बुक्स आर फॉर यूज, की किताबें यूज करने के लिए है, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, कि हर एक किताब और उसका, हर एक रीडर और उसकी किताब, और हर एक किताब और उसका रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, वो रीडर का टाइम बचाते हैं। एंड अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एक लाइब्रेरी जो है वो एक बढ़ता हुआ जीव है, वो कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, वो बढ़ता हुआ जीव है। फॉर्म द फंडामेंटल टेनेट ऑफ अ लाइब्रेरी, और यही क्या होता है कि यही फंडामेंटल जो बेसिक है इस लाइब्रेरी का वो बनाता है। Very often most of our librarians forget these principles. कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरियंस हैं इन प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं, एंड बिहेव इन एन अनवेलकमिंग मैनर टुवर्ड्स द रीडर्स, बोल रहे हैं। और जो भी लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं उनको ये बड़े अनवेलकमिंग होते हैं, यार ये आगे किताबें खराब कर देंगे, मुझे फिर से अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ, ऐसा उनका रवैया हो जाता है। दे ऑफन फॉरगेट दैट बुक्स आर फॉर द यूज ऑफ रीडर्स, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि किताबें तो भाई पढ़ने के लिए ही है ना, वो तो लोग आएंगे तभी पढ़ेंगे, अपने आप तो कोई आके कोई हवा तो किताबों को पढ़ने नहीं वाली। दिस इज मोर एविडेंट इन लाइब्रेरीज मैनेज्ड बाय स्कूल्स, कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बोल रहे हैं ये चीज ज्यादा साबित हो जाती है, ज्यादा विदित हो जाती है उन लाइब्रेरीज में जो कि स्कूल्स में होती हैं, कॉलेजेस में होती हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में होती हैं। The culture being followed in most of our schools and colleges dash how to make students keep away from the readers। बोल रहे हैं कि जो एक कल्चर फॉलो किया जाता है ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में वो ये होता है कि कैसे स्टूडेंट्स को रीडर्स से अलग किया जाए, जो बेसिकली एक्चुअली पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, उनसे स्टूडेंट्स की हाँ ये केवल स्टूडेंट है, हाँ लाइब्रेरी है चलो देख कर आते हैं, उससे अलग किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर उनको भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि भाई आप भी अच्छे रीडर बन सकते हो, और स्टूडेंट्स को आने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल में को उनमें से ही कोई एक अच्छा रीडर निकल कर आ जाए, राइट। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये कल्चर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Libraries symbolize the progress of civilization. Draupadi Murmu, the President of India, every year National Librarians Day is celebrated dash कमेमोरेटिंग कमेंसिंग, तो मैंने बोला कमेमोरेट किया जाता है यानी कि कुछ चीज मनाई जाती है, किसी की याद में कोई चीज मनाई जाती है, तो यहाँ पे कमेमोरेट इज करेक्ट। कमेंसिंग नहीं होगा, कमेंसिंग का अर्थ होता है किसी चीज को शुरुआत करना, अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज पे आधारित होना, बैंक्वेट मतलब होता है भोज, मतलब जो बैंक्वेट हॉल्स होते हैं ना जहाँ पे आप जाके खाना वगैरह खाते हैं, किसी शादी फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी कि only two, option D is correct. He was the dash of library science in India
who developed the systematic classification of books. तो क्या थे वो? डिडैक्टिक. डिडैक्टिक में मतलब होता है जिनको शिक्षा मिली हो, शिक्षाप्रद जो होते हैं. न्यू मतलब फिर से. डोयन. डोयन मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में, कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति. तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका हम लाइब्रेरियन डेज में, इंटरनेशनल लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं जिनकी याद में, तो वो जो थे हिंदुस्तान में लाइब्रेरी साइंस को डेवलप करने वाले व्यक्ति थे. ठीक है, यानी कि वो उस फील्ड में सबसे टॉप पे थे. वही उस फील्ड में बहुत जानकार थे, बहुत एक्सपीरियंस थे. मॉरल्स. मॉरल्स होते हैं जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है. सो ओनली 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट. The colon classification and also dash the 5 laws of library science. उन्होंने क्या डेवलप करा था? colon classification and also trained. trained मतलब किसी को सिखाना, किसी को ज्ञान देना, सिखाना. ठीक है. पेंड. पेंड मतलब गढ़ना, कोई चीज लिखना. तो उन्होंने लिखे थे लॉज, लिखे थे लाइब्रेरी साइंस के. कंस्ट्रेंड. कंस्ट्रेंड मतलब प्रतिबाधित करना. और रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित करना. तो उन्होंने लिखे थे, उन्होंने ना पुनर्जीवित करे, ना उन्हें बाधित करे, ना उन्हें ट्रेन करे, उन्हें लिखे. सो ऑप्शन 2 ओनली 2 इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. The culture being followed in most of our schools and colleges dash how to make students keep away from the readers. अब जो culture follow किया जा रहा है वो एक singular subject है, the culture being followed. तो चाहे वो schools हो जाए plural, colleges हो जाए plural, but हम बात कर रहे हैं the culture जो कि singular subject है. इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? is. ठीक है. हाउ टू मेक. और क्योंकि ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा. तो कल्चर बीइंग अभी भी फॉलो किया जा रहा है ना, बीइंग प्रेजेंट में भी चल रहा है. तो इज. वॉज वर पास्ट के हैं, नहीं आएंगे. आर प्लूरल है, नहीं आएगा. इज ऑप्शन 4 यानी कि ओनली 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट. Rahul along with his friends are planning to visit new amusement park. जब हम बात करें राहुल अपने दोस्तों के साथ, तो राहुल जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, हम बात राहुल की कर रहे हैं. तो सिंगुलर है ना, तो क्या होएगा? इज. आर नहीं आएगा. इज planning to visit the new amusement park next week. is planned. is प्रेजेंट की बात है, प्लान्ड पास्ट की बात है, साथ में नहीं आ सकते. आर प्लान्स अगेन इनकरेक्ट है. is planning to visit new amusement park. Option C is correct. An average Indian sodium consumption is more than double this physiological need and dramatically exceeds. पूरे हिंदू एक आम तौर पे औसतन हिंदुस्तानी सोडियम मतलब नमक, जो नमक कंज्यूम करता है वो उसकी फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उससे डबल होता है. यानी कि आप बहुत ज्यादा नमक कंज्यूम करते हैं. बेसिकली अगर कोई फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है. ठीक है. एंड ड्रामेटिकली एक्सीड्स, और बहुत ही ड्रामेटिक वे में यानी कि एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है. Excessive sodium intake contributes to the rise of hypertension, heart disease and stroke. अगर आप ज्यादा मात्रा में नमक खाते हैं और लगातार खाते हैं तो आप हाइपरटेंशन की समस्या से, हार्ट डिजीजेस से, स्ट्रोक मतलब एकदम से हार्ट अटैक आ जाना, ऐसी समस्याओं से आप जूझ सकते हैं. ये समस्या आपके लिए ज्यादा रिस्क पे हो सकते हो आप इनके लिए. The seemingly innocuous act of consuming salt can have dangerous repercussions when taken in excess. और एक साधारण सा लगने वाला कार्य, बहुत ही मामूली सा, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम करते हैं, बहुत ही मामूली सा लगने वाला कार्य, क्या? सॉल्ट कंजम्पशन का, ये बहुत ही डेंजरस रुख ले सकता है. इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं अगर इसको एक्सेस में लिया जाए तो. The dangers often lurk undetected, warranting urgent attention and a revaluation of our dietary choices. बोल रहे हैं ये जो डेंजर होता है ये हमेशा ज्यादातर क्या होता है? अनडिटेक्टेड, यानी कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता. शुरुआती दौर में तो हम ठीक है, हम ज्यादा नमक खाते हैं, हमारा खाना ही ऐसा है, हम ज्यादा नमक खाते हैं, हमें ज्यादा नमक पसंद है खाने में. बट
इसके जो डेंजर्स होते हैं वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेंगे, वो तब आपको पता चलेगा जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा, जब वो एकदम अपने पीक पॉइंट पर होगा ना, जब आपका हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, वारंटिंग अर्जेंट अटेंशन, जिसकी वजह से एकदम अर्जेंटली अटेंशन चाहिए होता है, एंड रिवैल्यूएशन, और हमें अपने डाइटरी चॉइसेस कम करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। अब लोग कई मीठे के बड़े शौकीन होते हैं, आराम से खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, खाओ खाओ मीठा खाओ, जिंदगी यही है। फिर जब डॉक्टर मना करेगा ना कि भाई अब तो आप चीनी को हाथ में नहीं लगा सकते, आपको शुगर हो गई है, तब फिर उनका मीठा जाता है साइड में। ऐसे वो दबा के पूरे डब्बे के डब्बे खाते जाएंगे मिठाई के, राइट। The World Health Organization's WHO recommended daily intake of less than 5 ग्राम of salt for adults. बोल रहे 5 ग्राम से भी कम सॉल्ट बताया जाता है एक वयस्क के लिए। डेली में आपको 5 ग्राम से भी कम सॉल्ट खाना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि एक जो जेनरिक स्टेटमेंट है कि एक साधारण सा दिखने वाला कार्य जो कि क्या है सॉल्ट कंजम्पशन का, इसके भी बहुत डेंजरस प्रभाव हो सकते हैं अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि ज्यादा खाने से क्या होता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ऐसी चीजों से हम रिस्क पे होते हैं। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया कि ये जो डेंजर्स है ज्यादातर समय अनडिटेक्टेड रहते हैं, अनलेस फाइनल स्टेज पे ना पहुंच जाए चीजें, फाइनल में उनका दुष्प्रभाव सामने ना दिख जाए, और फिर हमें क्या होता है अर्जेंट अटेंशन की जरूरत, और डाइटरी अपनी चॉइसेस, डाइटरी मतलब अपनी खान पान की आदतों को सुधारने की जरूरत पड़ती है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस पूरे पैसेज का। उसके बाद में आता है पी पॉइंट की एवरेज इंडियन सोडियम कंजम्पशन जो है वो मोर देन डबल है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, और ड्रामेटिकली बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि WHO ने बताया है कि किसी भी वयस्क को डेली में 5 ग्राम से भी कम सॉल्ट खाना चाहिए। ये WHO की रिकमेंडेशन है। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। चलिए अब चल गया पता RQSPT। RQSPT, which of the following is first sentence? तो फर्स्ट है R, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड है Q, सेकंड सेंटेंस कौन सा है? Q, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड RQ, अब मुझे याद नहीं है, RQS, RQS, S हमारा थर्ड है ऑप्शन डी, और फोर्थ है P, RQSP, और फाइनल है T। चलो फाइनल नहीं पूछा। द यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या है, ABCD हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं। अब ये हो सकता है कि अपनी सही पोजीशन पे हो सकता है आपको इंटरचेंज करना पड़े, वो हमें अरेंजमेंट देखना है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस डिसीजन टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस। अब यहाँ पे डिसीजन तो फिट बैठ रहा है ना कि इनका जो फैसला है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ करेंगे कि वो हिंदुस्तान में कैंपसेस अपने सेटअप करें। कुड मिलियो, मिलियो का मतलब होता है कोई सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट जो कि लंबे समय से पेंडिंग था ये तो नहीं होगा। कुड डैश लॉन्ग ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब लंबे समय से जो पेंडिंग था, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हिंदुस्तान का लंबे समय से ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग था इन द कंट्रीज हायर एजुकेशनल मिलियो। अब यहाँ पे मिलियो फिट बैठ रहा है, मतलब कि जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें एक लंबे समय से जो ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग था उसको हेराल्ड कर सकता है। हेराल्ड का मतलब होता है कि उसको क्या कर सकता है, साइन है कि ये अब हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है। सेटअप कैंपसेस इन इंडिया कुड इंडिकेट दैट द लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री एजुकेशन, कि ये इंडिकेट कर सकता है कि अब कंप्लीशन हो जाएगा जो लंबे समय से ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग था उसका। ठीक है, तो हम समझ गए कि ए तो करेक्ट है, बी की जगह पे आएगा डी, और डी की जगह पे आएगा बी, और बीच में सी और बी। ADCB, option A is correct. The congregation was in a panicky state. Congregation मतलब group of people, group of people, या कोई भी लोग हो सकते हैं, या किसी भी संस्था का एक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी, किसी भी लोगों का, बेसिकली ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप जो होता है उसको बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन। तो बोल रहे हैं जो कॉन्ग्रीगेशन था वो पैनिक ही था, पैनिक स्टेट में था, यानी कि डरा हुआ था, हड़बड़ी में था। ड्यू टू द एरोनियस, एरोनियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एरोनियस प्रिडिक्शन दैट वाज मेड, जो गलत एक एरर वाली प्रिडिक्शन की गई थी उसकी वजह से वो पैनिक में थे।
even though a sage had tried to foretell a different outcome. हालांकि फिर हालांकि एक संत ने एक डिफरेंट ही आउटकम बताने की कोशिश की थी, पहले ही उन्होंने बताया था कि इसका डिफरेंट आउटकम हो सकता है, बट स्टिल लोग जो है वो गलत जो प्रिडिक्शन की गई थी उसकी वजह से हड़बड़ी में थे, डरे हुए थे। ठीक है, तो एरनियस की स्पेलिंग क्या होते हैं? ERRONENEOUS, एरनियस। ठीक है, सो ऑप्शन सी में एरर है, सी इज करेक्ट। The village's scarceness of resources led to discontentment among the people, making them lethargic and in dire need of intercession. बोल रहे हैं कि गांव के लोगों का में जो रिसोर्सेस की कमी थी उस वजह से लोग क्या हो गए, वो उनके अंदर डिसकंटेंटमेंट की भावना आ गई। ठीक है, और वो बड़े लिथार्जिक हो गए, सुस्त से हो गए, और उनको ये हो गया कि हम दूसरे किसी के भी मसले में ना इंटरफेयर करें, हमें हमारी जरूरत यही है। उनको मतलब और किसी काम में तो उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो काम भी क्या करते, तो वो एक दूसरे के मामलों में ही टांग अड़ाते रहते थे। साउथ की हमने बहुत सारी मूवीज, साउथ में क्या हिंदुस्तान और भी हॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज देखी है जहाँ पे एक गांव ऐसा होता है जहाँ के लोग कुछ नहीं करते, फलाना बंदा कहाँ गया था, ऐसा लग रहा है कि वो किसी के घर में गया था, फिर उसके वाइफ को जाके चुगली लगाएंगे, ऐसे काम करते रहते हैं। तो ये ऐसे किसी गांव का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कार्सनेस की स्पेलिंग भी करेक्ट है, डिसकंटेंटमेंट के भी करेक्ट है, लेथार्जिक, इंटरसेशन, सबके स्पेलिंग करेक्ट है। सो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज करेक्ट। कैचवर्ड, कैचवर्ड का मतलब होता है एक जो कोई भी संस्था होती है उसका एक कैचवर्ड होता है ना, जैसे कि सर्फ एक्सेल का है दाग अच्छे हैं, तो वो उनका कैचवर्ड है, कैच लाइन है, राइट। वैसे हर एक कोई भी संस्था है, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उनका एक पर्टिकुलर कैचवर्ड होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कैचवर्ड, मतलब कि एक नारा, एक मोटो, एक स्लोगन, फ्रेज। सिंस गवर्नेंस has become something of a catchword in political science circles, its usage has been both loose and universalizing. बोल रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस केवल पॉलिटिकल जो सर्कल है, पॉलिटिकल जो दायरा है, उसमें गवर्नेंस जो है वो केवल एक कैचवर्ड बन के रह गया है, इसलिए इसका यूज जो है वो भी बड़ा ढीला हो गया है, लूज हो गया है। लूज मतलब कि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं गवर्नेंस, तो ठीक है, गवर्नेंस इतना कोई उसका महत्व नहीं रह गया। और यूनिवर्सलाइजिंग यानी कि सर्वव्यापक, भूमिक हो चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कैचवर्ड बिल्कुल करेक्ट डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि गवर्नेंस वर्ड जो है वो एक कैचवर्ड बन चुका है, उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं रह गया। द चिल्ड्रन वर ऑल कैचवर्ड्स फॉर अटेंशन, कि सारे बच्चे जो हैं वो अटेंशन के लिए कैचवर्ड थे। तो अटेंशन के लिए बच्चे कैचवर्ड कैसे हो सकते हैं? In the absence of all arguments in support of the measure, we have had recourse to catchwords. अब क्योंकि हमारे पास में कोई भी तर्क नहीं रह गया था, कोई भी वाजिब तर्क नहीं रह गया था अपने जो हमने काम किया है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो अब हम पहुंच गए कैचवर्ड्स के ऊपर। कैचवर्ड्स बेसिकली बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करो जिससे लगे कि हाँ ये जो काम किया है वो सही किया गया है, सामाजिक सेवा के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे कैचवर्ड करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है ये करेक्ट है। बच्चे कैचवर्ड नहीं हो सकते अटेंशन के लिए, बच्चे काम कर सकते हैं कुछ कि हाँ हमें अटेंशन चाहिए, बट वो कैचवर्ड नहीं हो सकते, राइट। तो 1 और 3 करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 and 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Motivating the youth of the nation is the central theme of the book, कि इस किताब का जो बेसिक एजेंडा है, बेसिक थीम है, जिसके बेसिस पे पूरी किताब लिखी गई है, वो है हमारे देश के युवाओं को मोटिवेट करना। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी कि नो एरर, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ही हैव, अब ही एक सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, ही के साथ में हैव नहीं आएगा। ही हैज faced failures and disappointments without feeling defeated. उन्होंने बहुत सारे failures, बहुत सारी निराशाओं का सामना किया बिना हार माने, बिना ये माने कि मैं हारा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में एरर है।
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने फिर से कमेंट करा था कि भाई शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तभी तो आपका लेवल भी बढ़ेगा ना बच्चे। और शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ता। हो सकता है आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो जो आपके फ्रेंड को समझ में आ जाए और वो आपको समझा दे। ठीक है, तो इस भावना से अगर आप काम करेंगे ना तो सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। शेयर करके बांट के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ज्यादा वो बेनिफिट भी देता है। हिंदुस्तान में हम लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं मॉरल्स में, और मॉरली करेक्ट जो चीज है वो आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी, और उसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और पास्ट को भूल के प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बाय बाय।